मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। रेलवे के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्टैटिक जीके जीएस के क्वेश्चन को करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चलते हैं, एक बार शेयर कर दो ताकि बाकी साथियों तक भी इस क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके और बाकी साथी भी जुड़ सकें। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। तो रेलवे के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस क्लास को करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं स्टैटिक जीके जीएस के। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की झील है? तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो पूर्वी तट पर आपसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछ रहा है, क्या हो जाएगा। तो देखो, अगर हम लोग बात करेंगे अपने प्यारे भारत की, तो ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो इस तरीके से अगर बात करेंगे तो ये हमारा, ठीक है, क्या है, तो ये हमारा प्यारा भारत है। और यहाँ पर हम लोग बात करें, ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो ये जो है, ये वाला जो हिस्सा है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा हिस्सा होता है पश्चिमी तट होता है। ठीक है, क्या होता है, तो ये हमारा होता है पश्चिमी तट होता है। ठीक है, और इधर वाले हिस्से की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये वाला जो हिस्सा होता है, ये हमारा क्या होता है, तो ये वाला हिस्सा हमारा जो होता है वो पूर्वी तट होता है। ठीक है, क्या होता है, तो ये होता है हिस्सा पूर्वी तट होता है। और आपसे पूर्वी तट पर पूछ रहा है, पूर्वी तट का मतलब इधर की तरफ पूछ रहा है। इधर की तरफ भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील कौन सी है? तो इसका आंसर आप लोगों को करना है। तो चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। चिल्का झील है, पंचभद्रा झील है, लोनार झील है, या फिर क्रेटर झील है? तो इस प्रश्न का कोलेरू झील है। तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। चलो फटाफट सभी लोग आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, इस प्रश्न का क्या जाएगा करेक्ट आंसर। तो भारत में पूर्वी तट पर खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? तो आंसर कर दोगे चिल्का झील हो जाएगी। ठीक है, कौन सी? चिल्का झील। अच्छा, चिल्का झील के संदर्भ में कुछ चीज़ों की हम लोग बात कर लेते हैं। जो ये चिल्का झील है, ठीक है, तो ये जो चिल्का झील है, तो इसके संदर्भ में कुछ चीज़ों की हम लोग बात कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो ये जो चिल्का झील है ये आपको कहाँ पर, तो ये आपको उड़ीसा में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, कहाँ पर, तो चिल्का झील जो है ये उड़ीसा में आपको देखने को मिल जाएगी। खारे पानी की, भारत की अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी चीज़ अगर हम लोग बात करेंगे तो उड़ीसा में देखो आपको सिमलीपाल और भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या जाएगा, तो सिमलीपाल और भीतरकनिका जो वन्यजीव अभयारण्य है, तो ये भी आपको कहाँ पर, तो ये उड़ीसा में आपको देखने को मिल जाएंगे। चिल्का झील उड़ीसा में देखने को मिल जाएगा। और उड़ीसा का शोक किसको कहते हैं, तो महानदी। ठीक है, क्या है, तो महानदी जो है तो ये क्या होती है, तो ये उड़ीसा का शोक कहलाती है। ये भी याद रखेंगे आप। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो उड़ीसा का शोक कौन कहलाता है, तो उड़ीसा का शोक जो है वो महानदी कहलाती है। ये भी बात आप याद रखेंगे। ठीक है, पंचभद्रा सॉल्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको कहाँ पर, तो ये आपको राजस्थान में जैसलमेर में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और कोलेरू झील की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाएगी। और लोनार झील अगर हम लोग बात करें तो लोनार झील जो है इसको क्रेटर झील भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, क्रेटर झील भी कहते हैं। और ये आपको कहाँ पर, तो ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। पहले प्रश्न का क्या जाएगा, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे, चिल्का झील हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो चिल्का झील हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। ग्रेट बैरियर रीफ निम्न में से किस देश के तट पर स्थित है? बताइएगा क्या जाएगा। तो ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन से देश के तट पर स्थित है? फिलीपींस है, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, या फिर दक्षिण अफ्रीका। दूसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेलवे के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए स्टैटिक जीके जीएस के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे हैं। और ऐसे प्रश्न जो है ना, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, तो ऐसे प्रश्न है जो क्या हो रहा है, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है। बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर, तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पर, तो ग्रेट बैरियर रीफ की अगर हम लोग बात करेंगे ये कहाँ पर, तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल जाएगा। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में आपको कुछ चीज़ों को याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया जो है तो ये क्या है, तो ये सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या है, तो ये सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, साथ ही साथ याद रखेंगे क्या है, तो ये द्वीपीय महाद्वीप है। ठीक है, क्या है, तो ये चारों तरफ से जल से घिरा, इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, और क्या है, सबसे छोटा महाद्वीप। साथ ही साथ यहाँ पर मरुस्थलों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसे प्यासे भूमि का देश कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलिया को प्यासे भूमि का देश कहते हैं। साथ ही साथ आप याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से क्या होती है, मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, क्या होती है, तो ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से क्या होती है, मकर रेखा गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थलों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसे प्यासी भूमि का देश कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया सबसे चारों तरफ से जल से घिरा, इसलिए द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है।
ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान आपको देखने को मिलती है, विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, ठीक है, या फिर कहेंगे बृहद प्रवाल भित्ति कहते हैं। और ये अगर आपसे पूछ ले ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर है, तो याद रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया के जो बृहद प्रवाल भित्ति है, विश्व की सबसे बड़ी जो मूंगा चट्टान है, ये आपको ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ आप याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया जो है एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर क्या हो, जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर क्या है, जहाँ पर ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में अगर हम लोग बात करें तो विली विली नामक चक्रवाती तूफान आते हैं, ठीक है। कौन से, तो विली विली नामक चक्रवाती तूफान जो है तो ये यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स आपको घास के मैदान देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में क्या हो जाएगा, तो आपको डाउन्स घास के मैदान देखने को मिल जाएंगे, तो ये याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा संस्कृत में की गई, बताइएगा क्या हो जाएगा। बौधायन है, बाणभट्ट है, भावभूति है, या फिर हरिसेन है। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है संस्कृत में की गई। कई बार आपसे भाषा भी पूछ लेता है, तो याद रखेंगे संस्कृत में की गई और किसके द्वारा की गई। इस प्रश्न का आंसर कर देंगे क्या आ जाएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर कर देंगे क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो देखो प्रयाग प्रशस्ति जो है इसकी रचना की गई किसके द्वारा, तो हरिसेन के द्वारा की गई। किसके द्वारा, हरिसेन के द्वारा की गई है। और जो ये प्रयाग प्रशस्ति है तो ये किसका है, तो प्रयाग प्रशस्ति अगर हम लोग बात कर लेंगे कि प्रयाग प्रशस्ति किसका है, तो आप आंसर करोगे समुद्रगुप्त का है, ठीक है। किसका है, तो प्रयाग प्रशस्ति की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये किसका है, तो ये समुद्रगुप्त का है। और समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति है जिसकी रचना संस्कृत भाषा में हरिसेन ने की। समुद्रगुप्त को याद रखेंगे V.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन का है, ठीक है। क्या किया, तो V.A. स्मिथ ने इनको भारत का नेपोलियन का, समुद्रगुप्त को क्या कहा है, तो भारत का नेपोलियन का, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। बाणभट्ट की हम लोग बात करें तो बाणभट्ट की आपको 2 किताबें देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी, तो एक आपको हर्षचरित देखने को मिलेगी और दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी आपको कादम्बरी देखने को मिल जाएगी। दोनों ही बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो बाणभट्ट हैं ये क्या हो जाएंगे, तो ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, ठीक है। किसके, तो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। भावभूति की बुक जो है बात करेंगे तो भावभूति की बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मालती माधव है, ठीक है। क्या है, तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, तो भावभूति की पुस्तक का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा मालती माधव हो जाएगा। ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, मालती माधव हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न जो आपके सामने सभी लोग आंसर करेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। पेरिस फ्रांस, ब्रुसेल्स बेल्जियम, जिनेवा स्विट्जरलैंड, या फिर एम्स्टर्डम नीदरलैंड। तो क्या हो जाएगा, तो देखो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, हम लोग बात कर रहे हैं WHO की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। और देखो इसकी स्थापना जो है ना वो हो रही है कब, तो वो हो रही है 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 7 अप्रैल 1948 को क्या हो रहा है, तो WHO की स्थापना हो रही है। और इसीलिए हम लोग 7 अप्रैल को क्या करते हैं, इसीलिए 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को 1948 में WHO की स्थापना हो रही है। और इनका जो हेडक्वार्टर है वो आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो वो आपको जिनेवा में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ पर, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में अगर हम लोग बात कर लेंगे तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपको इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो बी आंसर कर दोगे, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, किस प्रकार का ऊतक जो है वो नारियल की भूसी से बनाया जाता है, बताएंगे क्या हो जाएगा। किस प्रकार का जो ऊतक वो नारियल की भूसी बनाता है, बताइएगा किस प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो कौन सा ऊतक है जो क्या करता है, जो नारियल की भूसी को बनाता है। एक बार फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि हम लोग रेलवे के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं स्टैटिक जीके जीएस के, उन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और ये बाकी किसी भी एक दिवसीय एग्जाम के लिए भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी जो आपकी परीक्षाएं होती हैं वो एक दिवसीय, उसमें भी आपके स्टैटिक जीके जीएस के साइंस के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये महत्वपूर्ण सेशन है और सेशन आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, क्या हो जाएगा, स्केलरेन काइमेट्स फाइबर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो किस प्रकार का ऊतक नारियल की भूसी बनाता है, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए, स्केलरेन काइमेट्स फाइबर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है। अनुमस्तिष्क है, प्रमस्तिष्क है, मेडुला ऑब्लोगेटा है, या फिर पॉन्स वेरोली है। तो बताएंगे क्या हो जाएगा। तो मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है, कौन सा हिस्सा है जो किसी चीज़ को निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है, तो बताएंगे क्या हो जाएगा।
इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या आ जाएगा, तो आंसर करेंगे अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लोगेटा या फिर पांस वैरेली, ठीक है, वैरोली, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर करेंगे, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, मेडुला ऑब्लोगेटा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। अच्छा, मेडुला ऑब्लोगेटा के संदर्भ में आपको कुछ चीज़ों को याद रखना है। जैसे क्या क्या चीज़ें, जैसे सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो ये मेडुला ऑब्लोगेटा है ये क्या हो जाएगा, तो ये पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ये पश्चिम मस्तिष्क का क्या है, तो ये पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। पहली चीज़ तो आपको ये याद रखना है। दूसरी चीज़ अगर हम लोग बात करेंगे तो मेडुला ऑब्लोगेटा जो है तो ये क्या करता है, तो ये अनैच्छिक क्रियाओं का जो है नियंत्रण करता है, ठीक है, क्या करता है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं ऐसी होती हैं ना जिन पर आपका अधिकार नहीं होता है, जिन पर आपका बस नहीं चलता है। जैसे पलकों का झपकना, तो आप चाहो तो पलकों को, आप ये सोचो कि पलकों को जो झपक रही है उनको रोक लो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। जैसे श्वसन भी आपकी क्या अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है, वो अपनी इच्छा से चल रही है, आपकी इच्छा से नहीं चल रही कि जब चाहा तो रोक लिया, जब मन किया तो छोड़ दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये श्वसन हो गया, ठीक है, या फिर छींकना हो गया, या फिर कहें उबासी आना, ठीक है, आप जमाई लेते हो ना, उबासी लेते हो ना, तो ये सब हो गया। तो ये सब क्या है, तो ये सब आपकी अनैच्छिक क्रिया होती है, ठीक है, छींक आ जाना, तो ये सब क्या होती है, अनैच्छिक क्रिया, ठीक है, याद रखेंगे। तो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है कौन, मेडुला ऑब्लोगेटा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति जो है अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं, बताएगा। तो डाउन सिंड्रोम वाले जो बच्चे होते हैं या फिर जो व्यक्ति होते हैं जिनमें डाउन सिंड्रोम के लक्षण देखने को मिलते हैं, वो अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त होते हैं, हंटिंगटन रोग से, मस्तिष्क घात से, तानिका शोध से, या फिर अल्जाइमर रोग से, क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे आप लोग ऑप्शन संख्या डी, अल्जाइमर रोग से वो ग्रसित देखने को मिलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। और जो डाउन सिंड्रोम वाले जो बच्चे होते हैं ना, या जो व्यक्ति होते हैं ना, उसमें कुछ मंगोलायड के भी लक्षण होते हैं, ठीक है, मंगोलायड भी हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो मंगोलायड के लक्षण भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, जब दो द्रव्यमानों की दूरी को समान रखते हुए, मतलब अर्थात जितनी दूरी पर द्रव्यमान पृथ्वी पर थे उतनी ही दूरी पर, समान दूरी पर रखते हुए क्या करना है, इनको पानी के अंदर ले जाया जाता है, तब गुरुत्वाकर्षण बल पर कैसा प्रभाव डालते हैं, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो जो दो द्रव्यमानों की दूरी समान रखते हुए अगर हम लोग बात करें तो इनको पानी के अंदर अगर हम लोग लेकर के जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, अप्रभावित रहेगा, या फिर इनमें से कोई, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो जब हम पानी के अंदर लेकर के जाएंगे, दो द्रव्यमानों की दूरी को समान रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, अगर, ठीक है, जैसी वो पृथ्वी पर है दूरी पर द्रव्यमान, वैसे ही अगर हम लोग उनको पानी के अंदर भी लेकर के जाएंगे तो उनके गुरुत्वाकर्षण पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, तो आंसर कर दोगे अप्रभावित रहेगा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर करोगे, क्या आ जाएगा, तो अप्रभावित रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सह संयोजकता, ठीक है, सह संयोजकता में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी होती है, इलेक्ट्रॉन ना तो स्थानांतरण होता है ना साझेदारी होती है, या फिर इलेक्ट्रॉन का क्षय होता है। इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, तो बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी होती है, सहसंयोजकता में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, बराबर साझेदारी होती है, ना तो स्थानांतरण होता है ना साझेदारी होती है, या फिर इलेक्ट्रॉन का क्षय होता है। क्या आंसर कर देंगे, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, बराबर क्या होती है, साझेदारी होती है। ऑप्शन संख्या क्या करिएगा, तो बी आंसर कर देंगे, क्लियर है। चलिए, और इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में अगर आपसे पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो आप आंसर कर दोगे किसको, थॉमसन को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है वो कच्छ गुजरात में स्थित है। अब कच्छ मतलब समझ रहे हो ना, देखो जैसे अगर हम लोग बात कर लें तो ये देखो, ये अपना प्यारा, अगर हम लोग बात कर लें तो ये अपना प्यारा भारत है, ठीक है, ये अगर हम लोग बात कर लें तो ये क्या हो जाएगा, तो ये अपना प्यारा भारत है। और कच्छ की बात कर रहे हैं ना, तो कच्छ जो है ये वाला जो हिस्सा है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये कच्छ है, ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या है, तो ये वाला हिस्सा जो है कच्छ है, ठीक है। तो कच्छ की खाड़ी गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर कौन सा बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, पारादीप है, मरमू गोवा है। तो क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर ध्यान से समझो, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो मरमू गोवा है तो ये आपको कहाँ पर, तो ये आपको गोवा में देखने को मिलेगा। मरमू गोवा कहाँ पर, गोवा में देखने को मिलेगा। पारादीप बंदरगाह जो है तो ये आपको कहाँ पर, तो ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में देखने को मिलेगा। और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है तो ये आपको कहाँ पर, तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है तो ये आपको बम्बई या फिर कहें मुंबई में देखने को मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पर, तो बम्बई या कहें मुंबई में देखने को मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जो आंसर निकल करके आएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, कांडला बंदरगाह।
और लास्ट ईयर ये प्रश्न पूछा गया था कि जो कांडला बंदरगाह है उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, तो उसका नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया, जो कि आपको गुजरात में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान कौन सा भारतीय गवर्नर था, बताइएगा। तो नोटबंदी की बात हो रही है, तो नोटबंदी आपको पता है कब हो रही थी, आपसे डेट तक पूछा गया है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें प्रीवियस ईयर में, तो आपसे ये डेट पूछी गई कि 2016 में नोटबंदी कब की गई थी, तो 8 नवंबर 2016 को। ठीक है, कब, तो 8 नवंबर 2016 को क्या हो रहा है, नोटबंदी हो रही है। और ठीक है, नोटबंदी हो रही है, और उस दौरान अगर हम लोग बात करेंगे तो आरबीआई गवर्नर कौन थे, क्या हो जाएगा, रघुराम राजन है, उर्जित पटेल हैं, शक्तिकांत दास हैं, या फिर सुब्बा राव हैं, क्या हो जाएगा, आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएंगे, उर्जित पटेल जो है वो उस समय आरबीआई गवर्नर थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, रघुराम राजन की अगर हम लोग बात कर लें, रघुराम राजन की अगर हम लोग बात कर लें, तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी आरबीआई के गवर्नर थे, और इनकी जो बुक है उसका नाम क्या है, उसका नाम है दी थर्ड पिलर। ठीक है, क्या नाम है, तो इनकी जो बुक है उसका नाम क्या है, उसका नाम है दी थर्ड पिलर जो है, तो वो इनकी बुक का नाम है, रघुराम राजन की बुक का नाम है द थर्ड पिलर, ये याद रखिएगा। ठीक है, और ज़रा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आरबीआई के अभी 26वें गवर्नर कौन बने हैं। ठीक है, आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं, जरा ये आप लोग मुझे फटाफट कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, शक्तिकांत दास की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये तो आरबीआई के 25वें गवर्नर थे, अभी 26वें गवर्नर कौन बने ये आप लोग मुझे फटाफट कमेंट करके बताओगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है, तो विक्रम है, प्रज्ञान है, विज्ञान है, या फिर देवम है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है, देखो चंद्रयान 3 जो है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो चंद्रयान 3 जो है, तो इसको 2023 में क्या किया गया था, 2023 में लॉन्च किया गया। ठीक है, क्या किया, चंद्रयान 3 की बात करेंगे तो इसको 2023 में लॉन्च किया गया है। और ये जो चंद्रयान 3 है ये क्या हो रहा है, तो ये 23 अगस्त को, ठीक है, कब, तो 23 अगस्त 2023 को क्या हो रहा है, तो ये चंद्रमा की सतह पर पहुंच रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, तो ये सतह पर पहुंच रहा है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे 2023 में इसको लॉन्च किया गया है, और 23 अगस्त 2023 को ये क्या हो रहा है, तो ये चांद की सतह पर पहुंच रहा है। और इसीलिए 23 अगस्त को हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए 23 अगस्त को हम लोग क्या करते हैं, तो अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो इसीलिए 23 अगस्त को हम लोग क्या करते हैं, तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों, क्योंकि 23 अगस्त 2023 को हमारा जो चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा की सतह पर पहुंच रहा है। ठीक है, और आपसे इसके रोवर का नाम पूछ रहा है, तो इसके रोवर का नाम क्या है, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, प्रज्ञान नाम है। ठीक है, क्या नाम है, तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो बी आंसर कर दोगे। इसके रोवर का नाम क्या है, तो आप आंसर कर दोगे प्रज्ञान हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्न में से कहाँ पर स्थित है, मैसूर में, पुणे में, अहमदाबाद में, बेंगलुरु में, बताइएगा क्या जाएगा। सेशन आप सभी मेरे भाई बहनों को पसंद आ रहा हो तो सेशन को आप लोग निसंदेह रूप से लाइक करें, आपसे यही उम्मीद है और गुजारिश भी है कि सेशन को आप लोग, ठीक है, लाइक करें और शेयर कर दें। और शेयर कर देंगे तो क्या होगा, तो फिर बाकी जो आपके जैसे साथी हैं ना, बाकी जो भाई बहन हैं, तो उन लोगों तक भी ये सेशन पहुंच सकेगा, उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकेगा। और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसके साथ आपको इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे और आप टाइम से क्लास में जुड़ जाएं। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, अहमदाबाद हो जाएगा। और अहमदाबाद के संदर्भ में आपको याद रखना है कि अहमदाबाद जो है ये कौन सी नदी के किनारे, तो ये साबरमती नदी के किनारे है। ठीक है, कौन सी, तो साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्न में से कौन सा कथन किसी वस्तु के द्रव्यमान के लिए सत्य है, कौन सा कथन द्रव्यमान के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है, सही है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कौन सा कथन द्रव्यमान के संदर्भ में पूछा जा रहा है, सत्य है। यह अलग अलग स्थानों पर भिन्न होता है, यह स्थिर होता है, या स्प्रिंग पैमाने के उपयोग से मापा जाता है, या गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में है, बताएंगे क्या हो जाएगा। और आपको टेलीग्राम का लिंक भी दिख रहा होगा, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएगा, वहाँ पर आपको इस क्लास की PDF और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, नोटिफिकेशन, सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए, बताएंगे क्या जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें कौन सा कथन है जो द्रव्यमान के संदर्भ में सत्य है, या अलग अलग स्थानों पर भिन्न होता है, या स्थिर रहता है, या स्प्रिंग पैमाने के उपयोग से मापा जा सकता है, गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में होता है, क्या हो जाएगा, आंसर कर देंगे यह जो है स्थिर होता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी आंसर कर दिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। मनुष्य की छोटी आंत में मौजूद अंकुरों की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई हैं और आपको बताना है कि कौन से इसमें सत्य हैं। तो मनुष्य की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत में मौजूद अंकुरों के संदर्भ में आपको कुछ विशेषताएं दी गई हैं और आपको बताना है कौन सा सत्य है।
ये बहुत पतली दीवारों में लगी हुई अंगुली नुमा संरचनाएं हैं। दूसरा आपसे कह रहा है ये बड़ा सतही क्षेत्रफल प्रदान करती हैं। तीसरा आपसे कह रहा है इसमें इनमें भोजन के पारण के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और चौथा कह रहा है रक्त कोशिकाओं द्वारा भरपूर आपूर्ति होती है। तो बताइएगा, तो इनमें से अगर हम लोग बात करेंगे तो निम्न विकल्पों में से अंकुरों को भोजन का अवशोषण करने में सक्षम बनाने वाली विशेषताओं को बताना है। कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो भोजन का अवशोषण करने में सक्षम बनाती हैं अंकुरों को? तो क्या हो जाएगा बताइएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा। तो देखो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये बहुत पतली दीवारों में लगी हुई अंगुली नुमा संरचनाएं होती हैं, तो ये तो आपका बिल्कुल एकदम सत्य है। दूसरा कह रहा है ये बड़ा सतही क्षेत्रफल प्रदान करती हैं, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। और रक्त कोशिकाओं के द्वारा भरपूर आपूर्ति होती है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 1 2 4 यहाँ पर आपका सत्य हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे, बी आंसर कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इनमें भोजन के पारण के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी आपके 1 2 4 जो है वो आपके सत्य हो जाएंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद हैं। ठीक है, तो महाजनपदों की बात हो रही है, तो देखो 2 किताबें हैं जिनमें हमको महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अगर आपसे बौद्ध ग्रंथ पूछा जाए कि कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें हमको महाजनपद की जानकारी मिलती है, तो आप आंसर करोगे अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय ये एक बौद्ध ग्रंथ है और इसमें क्या हो रहा है, इसमें महाजनपदों की जानकारी मिल रही है। ठीक है, और वहीं अगर हम लोग जैन ग्रंथ की बात करेंगे तो जैन ग्रंथ जो है वो क्या है, तो वो है भगवती सूत्र है। ठीक है, क्या है, तो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र है और इसमें हमको महाजनपदों की जानकारी मिलती है। लेकिन अगर दोनों ही किताबों की बात करें, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय की बात करें और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र की बात करें, तो दोनों ही जो किताबें हैं, ये दोनों ही जो ग्रंथ हैं, ये क्या कर रहे हैं, तो ये 16 महाजनपद की जानकारी देते हैं। इसका मतलब ये है कि महाजनपद जो थे वो कितने थे, तो वो 16 ही थे। अब आपसे बौद्ध ग्रंथ पूछेगा तो आप अंगुत्तर निकाय कहोगे, जैन ग्रंथ पूछेगा तो भगवती सूत्र कहोगे। जनपदों की संख्या कितनी है, तो 16 महाजनपद हैं, ये याद रखेंगे। और इनकी राजधानी भी आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में फसलों में से खरीफ की फसल नहीं है, बताइएगा। तो ये बहुत ही फेवरेट सा क्वेश्चन है और हर बार इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो खरीफ की फसल नहीं है, क्या हो जाएगा, सोयाबीन, मूंगफली, गेहूं, मक्का, क्या हो जाएगा बताएंगे। चलिए बताएंगे क्या हो जाएगा। तो कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, क्या आंसर करेंगे, सोयाबीन, मूंगफली, गेहूं, मक्का, क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो ये फेवरेट प्रश्न है और इस तरीके के प्रश्न बार बार आपसे पूछे जाते हैं। आंसर कर दोगे आप गेहूं। ठीक है, गेहूं किसकी, तो ये रबी की फसल है। अच्छा, अन्य अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो गेहूं तो हो ही गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, जौ है, ठीक है, चना है, मटर है, ठीक है, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, तो ये सब क्या है, तो ये सब जो है रबी की फसल है, याद रखेंगे। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों अगर हम लोग बात करेंगे, ये सब रबी की फसल है, ये खरीफ की फसल नहीं है, याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्नलिखित घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। अब देखो यहाँ से एक और प्रश्न बन जाता है, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि असहयोग आंदोलन जो है ये कब स्थगित किया गया था। तो आप आंसर करते हो 1922 में। 1922 में अगर हम लोग बात करेंगे तो असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का काम कर दिया जा रहा है। ठीक है, और क्यों किया गया था, तो बंगाल विभाजन, चौरी चौरा घटना, लाला लाजपत राय की मृत्यु या फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो देखो सारी घटनाओं के डेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो बंगाल विभाजन जो है अगर हम लोग बात करेंगे तो 1905 में हो रहा है। तो बंगाल विभाजन 1905 में हो रहा था, असहयोग आंदोलन 1922 में, इतने दिन बाद क्यों होगा। ठीक है, लाला लाजपत राय जी की मृत्यु अगर हम लोग बात करेंगे तो इनकी मृत्यु तो 1927 में हो रही है और असहयोग आंदोलन 1922 में स्थगित हो जा रहा है, सॉरी 27 नहीं 28 में। लाला लाजपत राय जी की मृत्यु अगर हम लोग बात करेंगे तो 1928 में हो रही है, तो इतने दिन बाद क्यों होगा। ठीक है, जालियांवाला बाग अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कब हो रहा है, तो ये 1919 में ही हो जा रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा चौरी चौरा की घटना। गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर क्या हो जा रहा है, हिंसा भड़क जा रही है और इसी के बाद क्या हो जा रहा है, गांधी जी दुखी होकर के असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। और ये चौरी चौरा घटना कब हो रही है, तो आप आंसर करोगे 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, कब हो रही है, तो 5 फरवरी 1922 को ये चौरी चौरा घटना हो रही है और यहाँ पर हिंसा बढ़ जाती है और इसी के विरोध में गांधी जी क्या करेंगे, तो असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। थंग का निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय कला शैली है, बिहार की, सिक्किम की, पश्चिम बंगाल की, उड़ीसा की। थंग का अगर हम लोग बात करेंगे, थंग का तो ये किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या फिर उड़ीसा, क्या हो जाएगा। आंसर क्या करिएगा, आंसर कर देंगे हम लोग ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, सिक्किम। अच्छा, सिक्किम के संदर्भ में कुछ चीज़ों को आप याद रखेंगे।
सिक्किम की अगर हम लोग बात करेंगे तो 35वें संशोधन 1974 1974 के द्वारा अगर हम लोग बात करें तो जो सिक्किम है इसको क्या किया गया, इसको सह राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, 35वें संशोधन 1974 के द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। और 36वें संशोधन की बात करेंगे तो 36वें संशोधन 1975 के द्वारा 1975 के द्वारा अगर हम लोग बात करें सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो 2 चीज़ें तो आप ये याद रखेंगे। तीसरी चीज़ आप याद रखेंगे कि सिक्किम जो है तो ये जनसंख्या की दृष्टि से क्या है, तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत का सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से क्या है, सबसे छोटा राज्य। साथ ही साथ आप याद रखेंगे ये भारत का पहला जैविक राज्य है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें पूरी तरीके से भारत का पहला जैविक राज्य जो है वो क्या है, तो वो सिक्किम है। साथ ही साथ आप सिक्किम में याद रखेंगे सिक्किम में कंचनजंगा है। ठीक है, याद रखिएगा, जिसको महान हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर माना जाता है कंचनजंगा। भारत में महान हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर माना जाता है कंचनजंगा को, और वो आपको सिक्किम में ही देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको सिक्किम में याद रखेंगे भूमचू उत्सव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो 3 उत्सव हैं, आपको याद रखना है, भूमचू उत्सव, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें लोसांग उत्सव। ठीक है, कौन सा, तो लोसांग उत्सव, भूमचू उत्सव और सागा दावा उत्सव। तो ये 3 उत्सव जो हैं वो सिक्किम में मनाते हैं और तीनों अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार आपसे पूछे गए। तो सागा उत्सव, सागा दावा उत्सव, लोसांग उत्सव और भूमचू उत्सव, तो ये 3 आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। एक एकल आवृत्ति के द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है, आयाम कहते हैं, टोन कहते हैं, पिच कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो एक एकल आवृत्ति के द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है, बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन, क्या हो जाएगा, एक एकल आवृत्ति के द्वारा उत्पन्न ध्वनि को, ठीक है, क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं, टोन कहते हैं, पिच कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। और आप लोग लास्ट में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा टोन हो जाएगा, स्वर या तान कहेंगे, ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। निम्न आपको यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं और आपको सही उत्तर का चयन करना है। एक तो कह रहा है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है, और दूसरा कह रहा है इसका उपयोग जो है वो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। अब बताइएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा कथन जो है वो सत्य हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा कथन जो है वो सत्य हो जाएगा, ये आप लोग मुझे बता देंगे फटाफट। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बता देंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर दोनों ही कथन क्या है तो सत्य है। ठीक है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, Na2CO3 होता है, और इसका उपयोग जो है जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। तो दोनों ही कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। रेडियोधर्मी जो तत्व हैं तो उनको रखा जाता है कहाँ पर, एक्टिनॉइड में, लैंथेनॉइड में, आवर्त 6 में या फिर आवर्त 7 में। तो बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कर देंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर कर देंगे, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। चलो जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। तो एक्टिनाइड की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक्टिनाइड जो रेडियोधर्मी तत्व होते हैं इनको कहाँ पर, तो एक्टिनाइड में रखते हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एक्टिनाइड। अच्छा याद रखिएगा परमाणु संख्या अगर हम लोग बात करें तो जो परमाणु संख्या अगर हम लोग बात कर लें किसकी, परमाणु संख्या, ठीक है, परमाणु संख्या अगर हम लोग बात करेंगे तो 89 से लेकर के 89 से लेकर के क्या हो जाएगा 103 तक। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग परमाणु संख्या की बात करेंगे 89 से लेकर के 103 तक के जितने भी तत्व होते हैं वो सब कहाँ पर, तो वो सब एक्टिनॉइड में शामिल होते हैं। याद रखिएगा ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या 89 से 103 के बीच में है, उन सभी को हम लोग क्या करते हैं, उन सभी को हम लोग एक्टिनॉइड के बीच में रखते हैं, एक्टिनॉइड में रखते हैं। और एक्टिनॉइड जो है ये क्या होता है, रेडियोधर्मी तत्वों को। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस पौधे और उसके कुल को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर पौधे दिया गया और उनका कुल दिया गया और आपको बताना है कौन सा सुमेलित है। चलिए तो ये बताइएगा। तो यहाँ पर एक तरफ आपको पौधा दिया गया, दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करेंगे तो उसका कुल दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, नारियल पाल्मी है, गेहूँ म्यूजेसी है, लहसुन पाल्मी है या फिर केला ग्रेमिनी है। क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नारियल हो जाएगा। नारियल जो है ये पाल्मी, ठीक है, पाल्मी कुल से, तो ये बिल्कुल एकदम सही है। बाकी सभी क्या है, तो बाकी सभी गलत हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात कर लें किसकी, जैसे हम लोग लहसुन की बात कर लें और प्याज की बात कर लें। ठीक है, लहसुन और क्या कर लें और प्याज की बात कर लें
तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, तो ये दोनों हो जाएंगे एमेरिलिडेसी से, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो एमेरिलिडेसी कुल से, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो एमेरिलिडेसी कुल से प्याज और लहसुन संबंधित हैं। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे गए, याद रखिएगा। अगर हम लोग गेहूं की बात कर लेंगे तो गेहूं क्या हो जाएगा, तो गेहूं जो है, ठीक है, अगर हम लोग, ठीक है, क्या कर लेंगे, अगर हम लोग गेहूं की बात कर लेंगे तो गेहूं किससे है, तो ये ग्रेमिनी से है, ठीक है। किससे, तो गेहूं की अगर हम लोग बात करेंगे ये किससे है, तो ये ग्रेमिनी से है, ठीक है, याद रखिएगा। और केले की अगर हम लोग बात करेंगे, केला जो है, तो केला किससे है, तो आप कहोगे म्यूजेसी से, ठीक है। किससे, तो केले की बात करेंगे तो ये किससे है, तो ये म्यूजेसी से। तो इस तरीके से याद रखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्न में से असंतृप्त वसीय अम्ल को चुनिए। क्या हो जाएगा, स्टेरिक अम्ल होगा, ल्यूरिक अम्ल होगा, ऑलिक अम्ल होगा या फिर पॉमेटिक अम्ल होगा। तो निम्न में से असंतृप्त वसीय अम्ल को चुनना है। क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा, निम्न में से असंतृप्त, ठीक है, वसीय अम्ल को चुनना है। क्या हो जाएगा, स्टेरिक अम्ल होगा, ल्यूरिक अम्ल होगा, ऑलिक अम्ल हो जाएगा या फिर पॉमेटिक अम्ल हो जाएगा। क्या आंसर कर देंगे, ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे। क्या हो जाएगा, तो सी आंसर कर दोगे, ऑलिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑलिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी आंसर करिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया और अपनी नाइटहुड की उपाधि को जो है त्याग कर दिया। तो जालियाला बाग नरसंहार है, लाला लाजपत राय की मृत्यु है, बंगाल विभाजन है या फिर कोमागाटा मारू हादसा है। तो क्या हो जाएगा, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया और उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया। क्या आंसर कर देंगे, चलिए जल्दी से बताएंगे। तो जालियाला बाग होगा, नरसंहार होगा, लाला लाजपत राय की पुलिस लाठीचार्ज के दौरान मृत्यु होगी या फिर बंगाल विभाजन होगा या फिर कोमागाटा मारू हादसा होगा। आंसर कर देंगे, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, जालियाला बाग नरसंहार। ये कब हो रहा है, तो जालियाला बाग नरसंहार की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो रहा है 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। कब हो रहा है, तो 13 अप्रैल, ठीक है। क्या हो रहा है, तो 13 अप्रैल 1919 को अगर हम लोग बात करेंगे तो जालियाला बाग नरसंहार हो रहा है। और इसी के विरोध में अगर हम लोग बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि, और गांधी जी की अगर हम लोग बात करेंगे तो गांधी जी ने क्या किया था, तो गांधी जी ने अपनी कैसर ए हिंद की उपाधि को वापस कर दिया था। तो दोनों लोगों को याद रखेंगे, ठीक है। गांधी जी ने क्या किया, तो गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि को वापस किया है, और रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करेंगे तो इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को वापस किया। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर कर देंगे, जालियाला बाग नरसंहार हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्न में से कौन सा टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक हैं। सर नौरोजी टाटा हैं, सर जमशेद जी नुसरवान जी टाटा हैं, सर दोराब जी टाटा हैं या फिर सर नवल टाटा हैं। बताइएगा क्या हो जाएगा, टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक आपसे पूछ रहा है, और संस्थापक जो हैं तो ये महत्वपूर्ण हो जाएंगे। क्या हो जाएगा बताइएगा, क्या आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या आपका क्या हो जाएगा, सर नौरोजी टाटा, सर जमशेद जी नुसरवानी जी टाटा, सर दोराब जी टाटा या फिर सर नवल टाटा। क्या हो जाएगा, आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, सर जमशेद जी नुसरवान जी टाटा हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी एनायमुडी जो कि स्थित है, कहाँ पर स्थित है बताएंगे। क्या हो जाएगा, तो दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो देखो दो चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो जैसे मान लो ये अपना प्यारा भारत है, ठीक है, ये अपना प्यारा भारत है। अब यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपका ये है पश्चिमी घाट, ठीक है। क्या है, तो ये आपका, ठीक है, क्या है, तो ये है आपका पश्चिमी घाट है। और इधर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका क्या है, तो ये है आपका पूर्वी घाट, ठीक है। क्या है, तो ये आपका है जो है पूर्वी घाट, ठीक है। ये पश्चिमी घाट हुआ और ये पूर्वी घाट हुआ, ठीक है। और जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर दोनों मिल रहे हैं, तो यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, तो जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं वहाँ पर क्या है, वहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ी का विस्तार है, ठीक है। कौन सी, तो वहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ी का विस्तार है। और नीलगिरी की पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर आपसे पूछा जाएगा तो आप कहोगे डोडा बेटा है, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो नीलगिरी की पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर क्या है, डोडा बेटा, जो कि कहाँ पर है, जो कि तमिलनाडु में, ठीक। अच्छा, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो इसके अगर हम लोग बात करें तो इसके यहाँ पर दक्षिण में, ठीक है, क्या हो रहा है, तो यहाँ दक्षिण में आपको एक पहाड़ी देखने को मिलेगी, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पर आपको एक पहाड़ी देखने को मिलेगी और ये पहाड़ी कौन सी है, तो इस पहाड़ी का नाम है एनायमुडी, ठीक है। क्या नाम है, इस पहाड़ी का नाम है इस पहाड़ी का नाम क्या है, तो इस पहाड़ी का नाम है अन्नामलई, ठीक है। क्या नाम है, तो इस पहाड़ी का नाम है अन्नामलई, ठीक है। और इस अन्नामलाई श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर क्या है, तो इस अन्नामलाई श्रेणी का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है कौन, एनायमुडी है, ठीक है। कौन है, एनायमुडी है। और एनायमुडी जो है तो ये दक्षिण भारत की क्या है, तो ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। क्या होगा,
तो यहाँ पर अगर वो लोग बात करें दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, एनायमुडी, और एनायमुडी कहाँ पर है, अन्नामलाई श्रेणी पर। नीलगिरी का सबसे ऊंचा शिखर क्या है, तो डोडा बेटा है, ठीक है, क्या है, डोडा बेटा, जो कि तमिलनाडु में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको एक और श्रृंखला लास्ट में, यहाँ पर आपको एक और पहाड़ी देखने को मिलेगी एकदम दक्षिण में। अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर एक और पहाड़ी आपको देखने को मिलेगी, और ये कौन सी है, तो ये है कार्डेमम पहाड़ी, ठीक है। कौन सी है, तो ये है कार्डेमम पहाड़ी, या इसको कहेंगे इलायची पहाड़ी, ठीक है। क्या कहेंगे, कार्डेमम पहाड़ी, या फिर कहेंगे इसको इलायची पहाड़ी। और ये भारत में सबसे दक्षिणतम श्रेणी है, ठीक है। क्या है, सबसे दक्षिण में, सबसे लास्ट में, सबसे किनारे जो पहाड़ी है वो कौन सी, कार्डेमम पहाड़ी। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर तो चार के चारों विकल्प गलत हैं, ठीक है। आपसे पूछ रहा है भारत की, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी एनायमुडी है, और एनायमुडी कहाँ पर है, तो एनायमुडी आप आंसर करोगे कहाँ पर है, तो एनायमुडी तो है अन्नामलाई श्रेणी पर, ठीक है। कहाँ पर है, तो अन्नामलाई श्रेणी पर, ठीक है। तो यहाँ पर तो चारों विकल्प गलत हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, और वहाँ पर ऑप्शन संख्या सी को आंसर मान लिया गया था, ठीक है, नीलगिरी को मान लिया गया था, जो कि ये गलत है, ठीक है, जो कि गलत है। यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है एनायमुडी, और एनायमुडी जो है वो कौन सी श्रृंखला पर है, वो अन्नामलाई श्रेणी पर है, याद रखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। और नीलगिरी पहाड़ी जो है इसका सबसे ऊंचा शिखर क्या है, तो डोडा बेटा, और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। डोडा बेटा जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो कहाँ पर, जो नीलगिरी की पहाड़ी पर है, तमिलनाडु में, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर सी को आंसर मान लिया गया था फिलहाल, हालांकि यहाँ पर जो है सारे आंसर गलत हैं, ठीक है। अगस्त 2024 में भारत के किस राज्य में वैक्सीन जनित पोलियो का एक मामला पुष्ट हुआ है, मेघालय में, असम में, केरल में, या फिर बिहार में। तो बताइएगा क्या जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें क्या जाएगा, तो अगस्त 2024 में भारत के किस राज्य में वैक्सीन जनित पोलियो का एक मामला पुष्ट हुआ है, और मेघालय है, असम है, बिहार है, या फिर केरल है। क्या आंसर कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, मेघालय हो जाएगा, ठीक है। क्या आंसर कर दोगे, तो मेघालय हो जाएगा, याद रखिएगा, मेघालय हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किसी वेग पर चलती हुई एक ट्रेन से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर, मान लो क्या हो रहा है, मान लो ये मान लो कोई ट्रेन है, ठीक है। क्या है, तो ये मान लो कोई ट्रेन है, और ये ट्रेन चल रही है, ठीक है। क्या हो रही है, तो ये ट्रेन चल रही है, ठीक है, ये ट्रेन चल रही है, और इस ट्रेन से क्या हो रहा है, कोई व्यक्ति जो है वो प्लेटफॉर्म पर किसी गेंद को गिराता है, ठीक है। मान लो प्लेटफॉर्म पर किसी गेंद को गिराता है, तो प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक प्रेक्षक द्वारा देखा गया गेंद का मार्ग कैसा होगा, सीधा रेखा होगा, वृत्त होगा, परवलय होगा, क्या होगा, बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो प्लेटफॉर्म पर अगर कोई जो है किसी चलती ट्रेन से किसी कोई व्यक्ति जो है वो एक गेंद को गिराता है, तो प्लेटफॉर्म पर जो खड़ा हुआ व्यक्ति है वो क्या करेगा, वो गेंद के मार्ग को किस प्रकार देखेगा, क्या आंसर करेंगे, तो एक परवलयानुमी। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर कर दोगे, क्या आ जाएगा, परवलयानुमी। लेकिन अगर यही मान लो, अगर यही कहा जाता है कि ट्रेन में बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, वो उस गेंद को बाहर की तरफ फेंक रहा है, अगर ये कहा जाए गिरा नहीं रहा, अगर वो कहा जाए कि वो बाहर की तरफ फेंक रहा है, तब क्या होगा, तब याद रखिएगा प्लेटफॉर्म पर खड़ा जो व्यक्ति है वो क्या करेगा, वो जो उसका पथ है वो क्या होगा, सरल रेखा में दिखेगा। तब वो क्या होगा, अगर फेंकेगा तब वो सरल रेखा में दिखेगा, लेकिन अगर वो गिरा रहा है तो कैसे, तो वो परवलयीय दिखेगा, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन से आनुवांशिक विकार हैं, ये बताइएगा क्या जाएगा, तो निम्न में से कौन से आनुवांशिक विकार हैं, हीमोफीलिया है, सीकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया, या फिर सीजोफ्रेनिया है। तो कौन से आनुवांशिक विकार, आनुवांशिक मतलब समझ रहे हो ना, जो हमको आनुवांशिक रूप से माता पिता से, ठीक है, या दादा दादी से आनुवांशिक रूप से हमको प्राप्त हो रहे हैं, तो वो हो जाएंगे आपके आनुवांशिक विकार हो जाएंगे। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कौन से हैं, क्या आंसर कर दोगे, तो आंसर हो जाएंगे आपके, देखो हीमोफीलिया भी है, ठीक है, एनीमिया भी है, और थैलेसीमिया भी है, सीजोफ्रेनिया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या, सॉरी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, 1 2 3 सभी हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, 1 2 3 सभी हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखें। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिक् परिवर्तक का उपयोग की कुंडली में धारा की दिशा को बदलने में किया जाता है, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों में, केवल डीसी मोटर में, केवल डीसी जनरेटर में, क्या, या फिर केवल एसी जनरेटर में, बताएंगे क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे। द्विक परिवर्तन की अगर हम लोग बात करेंगे, तो कम्युलेटर की अगर हम लोग बात करेंगे, तो इसका उपयोग कुंडली में धारा की दिशा को बदलने के लिए किया जाता है, किसमें, डीसी मोटर को डीसी जनरेटर में, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों में, केवल डीसी मोटर में, केवल डीसी जनरेटर में, या फिर एसी जनरेटर में। आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों में। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का अनंत पर एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वक्रता केंद्र C पर, ध्रुव P और फोकस F के बीच में, फोकस F पर या फिर ध्रुव पर। तो बताइएगा क्या जाएगा? तो अवतल दर्पण के सामने अगर हम लोग बात करें तो रखी वस्तु का अनंत पर एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? बताइएगा। बहुत ही सिंपल सा, बेसिक सा, अच्छा सा, इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर कर देंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे। क्या आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या C हो जाएगा, फोकस F पर। ठीक है, कहाँ पर? तो ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे? तो C आंसर कर देंगे, फोकस F पर। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसने सर्वोच्च न्यायालय के एक नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह, ठीक है, प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया? तो इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। क्या आ जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर कर देंगे। क्या आ जाएगा? क्या आंसर कर दोगे आप लोग? चलो जल्दी से फटाफट आंसर करते चलो भाई। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करते चलेंगे। क्या आ जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या किसको? द्रौपदी मुर्मू जी को कर देंगे। द्रौपदी मुर्मू जी के संदर्भ में आपको याद रखना, ये भारत की सेकंड क्या है? तो सेकंड जो है प्रेसिडेंट है, ठीक है, महिला राष्ट्रपति हैं भारत की। दूसरी अगर हम लोग बात करेंगे क्या है? तो महिला राष्ट्रपति हैं। और अगर हम लोग बात करेंगे तो ये संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। कौन सी? संथाल जनजाति से, संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। और पहली आदिवासी जनजातीय महिला राष्ट्रपति, ये भी याद रखेंगे, पहली आदिवासी जनजातीय महिला राष्ट्रपति हैं, संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। अगर हम लोग महिला की बात करेंगे तो महिलाओं में इनका क्रम दूसरा है, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। और ये उड़ीसा के कहाँ से? तो ये उड़ीसा में अगर हम लोग बात करेंगे तो मयूरभंज से, ठीक है, कहाँ से? तो उड़ीसा में मयूरभंज क्षेत्र से बिलोंग करती हैं, याद रखिएगा। तो द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं तो इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो C आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया? तो आज ही के सेशन मैंने आप लोगों को बताया था, आज ही के सेशन मैंने आप लोगों को बताया था कि जो चंद्रयान है, जो चंद्रयान 3 है, तो ये क्या हो रहा है? तो ये चंद्रयान 3 जो है तो ये क्या हो रहा है? तो ये 23 अगस्त 2024 को क्या हो रहा है? 23 अगस्त की अगर हम लोग बात करेंगे तो 23 अगस्त 2024 को ये चंद्रमा की सतह पर पहुंच रहा है। और इसीलिए हम लोग 23 अगस्त को क्या करते हैं? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? A आंसर कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दिसंबर 2024 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा टीबी के मामलों और मृत्यु दर को कम करने के लिए एक 100 दिवसीय राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया? बताएंगे क्या आ जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें तो दिसंबर 2024 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री का नाम क्या है? तो JP नड्डा है। और इन्होंने क्या किया है? तो इन्होंने कहाँ पर, ठीक है, क्या आ जाएगा? तो इन्होंने कहाँ पर टीबी के मामलों और मृत्यु दर को कम करने के लिए एक 100 दिवसीय, ठीक है, राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ किया? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश। क्या आ जाएगा? आंसर क्या कर देंगे? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे। क्या हो जाएगा? तो कहाँ पर इन्होंने किया है? चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा? तो इन्होंने कहाँ पर किया है? क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या C हो जाएगा, हरियाणा में। ठीक है, कहाँ पर? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो C हो जाएगा, हरियाणा में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मूल रोम सब अधिक विकसित होते हैं कहाँ पर? तो शाकों में, झाड़ी में, वृक्षों में या फिर घास में। तो मूल रोम कहाँ पर अधिक विकसित होते हैं, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा? तो मूल रोम कहाँ पर अधिक विकसित होता है? शाकों में, झाड़ियों में, वृक्षों में या फिर घास में। तो आंसर हो जाएगा आपका शाकों में। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? A आंसर कर दोगे। कहाँ पर? तो शाकों में। ठीक है, चलिए तो बस आज के सेशन में इतने ही प्रश्न थे। तो हम लोगों ने स्टैटिक जीके जीएस के साइंस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया है। और इस तरीके के प्रश्न जो हैं वो आपको आरआरबी के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर में सारे प्रश्न पूछे गए हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आरआरबी एग्जाम ग्रुप डी के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें कि अगर आपको PDF चाहिए, नोट्स चाहिए या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर चाहिए तो आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। तो आपसे एक छोटी सी सहायता राशि ली जाएगी। और ग्रुप डी के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे तो जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हो सकते हैं, ठीक है, और जो शॉर्ट नोट्स हो सकता है, जो PDF हो सकता है, तो वो सब आपको अवेलेबल कराया जाएगा एक छोटी सी सहायता राशि लेकर के। तो अगर आप इच्छुक हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।